सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे आज के छत्तीसगढ़ की कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में आज 3,783 नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज 4,776 मरीज कोरोना को हराकर ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर अब घट गई है, अब ये 8.62% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई है और अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 25,000 के पार हो गई है। 25,115 एक्टिव केसेस हैं। रायपुर में 623 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग में 497 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं, यानी कि अब सभी जिलों में जो कोरोना के केसेस हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्ग में 497, धमतरी में 271, कोंडागांव में 253 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 240, राजनांदगांव में 181 और जांजगीर में 144 नए केस मिले हैं। कांकेर में 169, कोरबा में 129, सूरजपुर में 115 नए संक्रमित केसेस मिले हैं। कोरोना अपडेट के बाद रुक करते हैं दूसरी खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य ऑब्जर्वर बनाए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने आगरा जिले के अलग अलग जगहों में चुनाव प्रचार किया। सुबह 11:30 बजे आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इसके बाद धनोली में सामाजिक बैठक कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। फिर मालपुरा भी वो पहुंचे। उन्होंने जनसंपर्क कर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। डोर टू डोर कैंपेन करते वक्त वहां के लोगों ने उन्हें पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और फतेहपुर सलीम चिश्ती की दरगाह पर उन्होंने चादर चढ़ाया। मुख्यमंत्री ने रसूलपुर में भी एक सामाजिक बैठक की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ सरकार की नई राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रदेश के 4.5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अपने हाथों से इसकी पहली किश्त जारी करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर यह समारोह होगा। इसके अलावा नवा रायपुर में बनने वाली गांधी सेवाग्राम का भी शिलान्यास राहुल गांधी के हाथों ही होगा। साथ ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में बनने वाले अमर जवान ज्योति की नींव भी रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे शहीदों की वीर गाथाएं हमारे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा पूंजी है। देश के लिए ना लड़ने वाले ये सब नहीं समझेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, प्रत्येक मजदूर के खाते में 6,000 रुपया वार्षिक दिया जाएगा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा गरीब मजदूरों के खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण योजना है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, 3 फरवरी को राहुल गांधी आने वाले हैं रायपुर, क्या कुछ तैयारियां हैं उससे जुड़ी हुई और क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उनका? बिल्कुल, देखिए 3 फरवरी को राहुल गांधी रायपुर आ रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण एक फ्लैगशिप योजना है, कृषि जो भूमिहीन कृषक मजदूर हैं ग्रामीण, उन लगभग 4.5 लाख ऐसे लोग हैं, हितग्राही हैं, जिनको पहली किस्त इस मजदूर न्याय योजना के माध्यम से राहुल गांधी के द्वारा दिया जाएगा और साल भर में 6,000 रुपए दिया जाएगा। उसी तरीके से 2 और कार्यक्रम बने हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछले दिनों दिल्ली में जो अमर जवान ज्योति से संबंधित मामला आया था, उसके बाद जो है इसका भी जो है नींव यहाँ पर रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कामकाज है उसको छत्तीसगढ़ में भी कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के समय दिल्ली में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी, लेकिन पिछले दिनों जो है ये केंद्र सरकार पर जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है और इस तरीके के आरोप लगाए थे। अब इसी तरीके के काम जो है अमर जवान ज्योति
का नींव जो है नया रायपुर में रखा जाएगा। और उसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण काम जो है, जैसे हमने देखा है कि वर्धा में सेवाग्राम बनाया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर नया रायपुर में भी 75 एकड़ जमीन पर एक नए गांधी आश्रम जहाँ पर ट्रेनिंग होती है सेवाग्राम में, आपको मालूम है। और वो कहीं ना कहीं गांधी के विचारों को लेकर जो राज्य सरकार कामकाज कर रही है उसको प्रदर्शन करने की एक कोशिश रहेगी। और ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम अब तक जो राहुल गांधी के पता चले हैं और मिनट टू मिनट प्रोग्राम संभव है कि कल या परसों जो है जारी हो जाएंगे। जी शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। पिछले 27 दिनों से आंदोलन कर रहे नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की आज पहली बार सरकार के साथ बातचीत हुई है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ किसान के प्रतिनिधियों की करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई। किसानों ने 11 बिंदुओं पर अपनी मांग रखी है, जिनमें से नवा रायपुर के गांव में बसे लोगों को भूमि अधिकार का पट्टा देने वाली मांग पर सरकार ने पहल शुरू भी कर दी है। 15 दिनों के अंदर सरकार की तरफ से सर्वे कराया जाएगा और हितग्राहियों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा वार्षिकी राशि के आवंटन पर भी पहल करने का आश्वासन दिया गया है। किसान प्रतिनिधियों ने भी बैठक को संतोषजनक बताया, लेकिन फिलहाल अपने आंदोलन को खत्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मंत्रिमंडलीय उपसमिति सदस्य रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया के अलावा इस बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धनेन्द्र साहू, उप मुख्य सचिव सुब्रत साहू और नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अय्याज तंबोली भी मौजूद रहे। कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो मुआवजे का अंतर है उसमें किस तरीके से रास्ता निकाला जाए, और साथ ही साथ जो उन लोगों को लिए जो दुकान जैसे आवास जैसे जो शब्द हैं उनको पट्टा देने के बारे में, तो ये सारे विस्तृत चर्चा किया गया। जितने प्रस्ताव रखे उस पर हम लोग अब निर्णय करेंगे आने वाले समय में बहुत जल्दी। और विधिवत पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है और हमने समय सीमा का उनसे आग्रह किया है। हमारी बातों को सुने हैं और सुनने के उपरांत ये कहा गया है कि हम इस पर बहुत जल्दी मंत्रिमंडल से चर्चा कर हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, और जब तक हमारा निर्णय नहीं आ जाता हम अभी आंदोलन जारी रखेंगे। राज्य में 16 फरवरी से 1 मार्च तक राज्य माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी घोषणा आज दोपहर राज्य के मंगल भवन में आयोजित राज्य माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक में हुई। धर्मस्व और धार्मिक न्याय मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभाग के अधिकारियों को मेले की तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। बैठक में प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत और राज्य विधायक अमितेश शुक्ल भी मौजूद रहे। इस दौरान भक्तों से कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाने पर विशेष जोर दिया गया। मेले में 3 पुण्य स्नान होंगे, जो 16 फरवरी माघी पुन्नी स्नान, 23 फरवरी जानकी जयंती और 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। मेले में केवल स्थानीय संत महात्माओं को आमंत्रण दिया जाएगा। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लौटने के बाद उनसे भी मेले के स्वरूप और आयोजन पर चर्चा कर आवश्यक होने पर कुछ फेरबदल किए जाएंगे। राजिम माघी पुन्नी मेला हर वर्ष जैसा होता है, पर पिछले साल भी कोरोना संकट था। इस कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम हो, और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है व्यवस्था करना। तो व्यवस्था हम लोग पूरी तौर पर करना चाहते हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दूसरे दिन बैठक ली, जिसमें सबसे पहले उन्होंने दुर्ग संभाग के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान दुर्ग संभाग के नगरीय निकाय चुनाव में हार का उन्होंने कारण भी जाना। उसके बाद दुर्ग संभाग के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जाने के निर्देश दिए। वहीं शिव प्रकाश ने बीजेपी आईटी सेल की बैठक में सभी संभागों में मार्च तक वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिए। बूथ स्तर तक सोशल मीडिया के लिए टीम तैयार करने के साथ ही राज्य सरकार की विफलता पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट किए जाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बीजेपी मीडिया सेल के लोगों को टीवी डिबेट और अखबारों में अपने आंकड़े तथ्यों के साथ रखने के निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला और संभाग प्रभारियों के एकात्म परिसर में आज बैठक हुई। बैठक में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव और भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि नए जिला प्रभारियों की आज बैठक हुई है। इस बैठक में पार्टी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी दिनों में संभाग स्तर पर सम्मेलन आयोजित करेगी। वहीं एक बूथ में 20 यूथ की टीम बनाने की कार्य योजना पर भी काम शुरू हो गया है, जिसके माध्यम से हम बूथ में मजबूत होंगे और साल 2023 के चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। बैठक के बाद से ही लगातार अब निरंतर जो है सभी प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला के प्रभारियों का, सह प्रभारियों का प्रवास अनेकों जिले में होगा और मेरा भी प्रवास लगातार सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में बन रहा है और इसके बाद सारे पदाधिकारी जो है प्रवास करेंगे और संगठन के कार्य को मजबूती प्रदान करेंगे जिले में। रायगढ़ जिले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सरगर्मी तेज हो गई है। फरवरी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, जिसमें दावेदारों की होड़ मची हुई है। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के भाई पूर्व विधायक जवाहर नायक के बेटे भी उपाध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में जिला पंचायत उपाध्यक्ष रोहिणी राठिया की मृत्यु के बाद उपाध्यक्ष की कुर्सी रिक्त पड़ी है। इधर बीजेपी भी उपाध्यक्ष चुनाव के लिए अब तक 3 बैठकें कर चुकी है। बीजेपी का कहना है जल्द ही सर्वसम्मति से तय कर दिए जाएंगे। आपको बता दें 25 जिला पंचायत क्षेत्र वाले रायगढ़ जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित 15 तो बीजेपी समर्थित 9 जिला पंचायत सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत चुनाव में उपाध्यक्ष के जो चुनाव होने हैं वो संबंध में बहुत गंभीरता से ले रही है और गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ लोग आपस में बैठ के इसको निर्णय करके एक नाम ले आएंगे, सर्वसम्मति से नाम आ जाएगा। देखिए, रोहिणी प्रताप राठिया जी जो अब नहीं रहे हैं, वो पहले जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे। उनके असामयिक देहांत के बाद में पद खाली हुआ है और कांग्रेस की जिला पंचायत में बहुमत है। निश्चित रूप से कांग्रेस का ही जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनेगा। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत के SECL को लेकर दिए गए बयान के बाद मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नई खदान खोलने का बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके तरीके का विरोध है। SECL आनन फानन में माइनिंग करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। विनय जायसवाल ने कहा कि ज्योत्सना महंत ने गलत बयान नहीं दिया है, वो नई खदानों को लेकर गंभीर है। भाजपा हमेशा बात का बतंगड़ बनाकर राजनीतिक रोटी सेकती है। इधर मनेंद्रगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए सांसद ज्योत्सना महंत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि उनको नहीं पता खदान कहां खुलना चाहिए। श्याम बिहारी ने बताया कि नई खदान खोलने का प्रस्ताव कोयला मंत्री को भेजा गया है। खदान खुलेगी तो उसको ज्योत्सना महंत नहीं रोक पाएंगे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले कोरिया जिले के दौरे पर आई कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने SECL की नई खदान को लेकर कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बातों का बतंगड़ बनाती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करती है। आज माननीय सांसद महोदय इस बात के लिए गंभीर है कि अगर नई माइंस SECL खोल रही है और वहां के जो रहवासी हैं उनको उसका उचित मुआवजा के साथ जो नौकरी का प्रावधान है, पहले वो SECL अच्छे से करें। गैर जिम्मेदाराना एक बयान है कि नई खदानें नहीं खुलना चाहिए। हमारा ये चिरमिरी बेरोजगारी से एकदम जूझ रहा है और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को, व्यवसायियों को स्थायित्व के लिए नए खदान खुलना आवश्यक है। ये अनावश्यक हमारे चिरमिरी क्षेत्र के विकास में बाधा मत उत्पन्न करें। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोयले का संकट गहरा गया है। SECL की ओर से राज्य में पावर कंपनी और उद्योगों को कोयले की सप्लाई की जाती है, लेकिन उत्पादन में कमी के कारण SECL ने प्राथमिकता के तौर पर अभी सिर्फ पावर सेक्टर को ही कोयले की आपूर्ति करने का फैसला लिया है, जिसके कारण प्रदेश में स्टील इंडस्ट्री के सामने कोयले का संकट गहरा गया है। जानकारी के मुताबिक SECL ने इस साल 172 मिलियन टन कोयले के खनन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 101 मिलियन टन ही खनन हो पाया है। ऐसे में SECL के पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा है अपने लक्ष्य को हासिल करने में, जो कि असंभव सा लग रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली जनरेशन कंपनी के मुताबिक कोरबा वेस्ट से पावर प्लांट से लगभग 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 से 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। वहीं इंपोर्टेड कोल की कीमत भी 16,000 रुपए प्रति टन से अधिक हो गई है। ऐसे में स्टील सेक्टर के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। इस मामले में SECL
ACCL का कहना है कि नॉन पावर सेक्टर को कोयले की सप्लाई नहीं करने का कोई आदेश नहीं है। वहीं रायगढ़ जिले के स्टील उद्योगों के पास सिर्फ 10 दिनों का ही स्टॉक बचा है, इससे वो बेहद चिंतित हैं। वहीं बिलासपुर में ACCL प्रबंधन ने कोयले की कमी से इनकार किया। कोरबा वेस्ट का प्लांट है हमारा, उसमें 3 से 4 दिन का कोयला है, क्योंकि जो कुसमुंडा माइंस जो है उसमें अभी बीच में प्रोडक्शन कम हो रहा था, अभी इम्प्रूवमेंट चालू हुआ है। कोयले के प्राइस वैसे ही काफ़ी बढ़ गए हैं, इंटरनेशनली भी RB2 के रेट का ऑल टाइम हाई चल रहे हैं और पहले ही कोल की शॉर्टेज है और उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री को कोयला दोगे नहीं तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। मिनी स्टील प्लांट पहले इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, ऊपर से अगर कोल के कारण स्पंज आयरन के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और रोलिंग मिलों का माल उठ नहीं पा रहा है, तो बड़ा दिक्कत मिनी स्टील प्लांट वालों को भी हो गई है। नॉन पावर कंज्यूमर्स हैं, जिसमें स्पॉन्ज आयरन, री रोलिंग प्लांट्स इत्यादि के उपभोक्ता शामिल हैं। उन सभी को कोयले आपूर्ति बंद किए जाने के संबंध में कोई भी निर्देश, किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया है। ACCL बेस्ट एफर्ट्स के आधार पर नॉन पावर सेक्टर को भी कोयला उपलब्ध कराने की दिशा में भरसक प्रयत्न कर रही है। जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। सडनली कल ACCL ने एक नोटिस जारी किया कि आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नॉन पावर सेक्टर को कोल सप्लाई बंद कर दिया गया। हम लोग शॉकिंग हो गए कि किसी प्रकार की कोई पूर्वानुमान नहीं था। इसलिए जब बरसात के समय में जब हुई थी उसके बाद में बहुत इजी गोइंग चल रहा था, कोई दिक्कत आ नहीं रही थी। सडनली जब इन्होंने बंद किया है तो हम समझने में लगे हैं, सारे अधिकारियों से फोन में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी फोन रिसीव नहीं कर रहा है। क्यों किया गया, कैसे किया गया, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को 2 असाइनमेंट जमा करना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 6 असाइनमेंट जारी किए हैं, जिनमें से 2 पूरा करके जमा करना अनिवार्य किया गया है। वहीं इस बार भी सिलेबस में 30% की कटौती के साथ ही परीक्षा ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन लेने का फैसला लिया है और टाइम टेबल भी दिसंबर में ही जारी कर दिए गए। अगर कोरोना संक्रमण की दर कम होती है और हालात ठीक रहते हैं तब परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएगी, लेकिन संक्रमण के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों से असाइनमेंट जमा करना जरूरी कर दिया है। हालांकि इस बार मुख्य परीक्षा में असाइनमेंट के अंक जुड़ेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को 2 असाइनमेंट जमा करने ही होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव VK गोयल ने कहा है कि अगर कोई छात्र असाइनमेंट जमा नहीं करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि असाइनमेंट मंडल के द्वारा प्रत्येक विषय में 6 असाइनमेंट दिए गए हैं और उसमें से कम 2 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य किया गया है। अंतिम असाइनमेंट भी जारी कर दिया गया, जनवरी महीने में जारी करना था। तो जिन छात्रों ने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं वे कम से कम 2 असाइनमेंट जमा कर दें। निजी विमान कंपनियों की मनमानी लगातार जारी है। यात्रियों से अधिक किराया लेने के बाद भी यात्रियों को सुविधाएं कम दी जा रही है। यात्रियों का सामान एयरपोर्ट पर ही छोड़ने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल रायपुर की सभी विमान कंपनियों ने अपने विमान में कार्गो सेवा भी शुरू कर रखी है, जिसके कारण कई बार वो यात्रियों के सामान को ऑफलोड करके कैरी कर रहे हैं। कार्गो अधिक होने पर वो यात्रियों के सामान को कम कर देते हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि यात्री खुद बता रहे हैं। हाल ही में एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए इंडिगो के विमान से लखनऊ गया था। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चला कि एयरलाइंस ने उनका कुछ सामान रायपुर एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने पहले तो हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन यात्रियों के हंगामे के बाद अधिकारियों ने अगले दिन पहले विमान से उनका सामान पहुंचाने का आश्वासन दिया। ऐसी लापरवाही लगातार हो रही है। हम लोग लखनऊ डायरेक्ट आए, रायपुर से इंडिगो की फ़्लाइट है जो ATR थी, जिसमें इन्होंने कार्गो को प्रेफरेंस देते हुए हमारे 11 लगेज छोड़ दिए हैं और इसमें हमने एक्स्ट्रा लगेज के भी पैसे पे किए हैं, जिसकी बाद में भी छूटा है हमारा लगेज। एंड पिछले 1.5 घंटे से हम लोग को यहाँ पे ये लोग सिर्फ ये समझा रहे हैं कि नहीं आ सकता सामान। मेरा एक इंसिडेंट आज जो मैं शारजा में था तो हुआ कि मैंने बुकिंग की थी 35 kg, उसमें एयरलाइंस के कहीं भी गाइडलाइंस में नहीं लिखा था कि 35 kg को 2 पीसेस में बनाना है। वो इनको क्लियर करना चाहिए। उसमें पैसेंजर का 2 बैगेज आ गया है और 1 नहीं आया, तो इसमें एयरलाइंस का फॉल्ट है, उनको देखना चाहिए। क्योंकि कार्गो में थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि शायद हो सकता है रेवेन्यू ज्यादा हो,
लेकिन ये गलत है। एयरलाइंस को पैसेंजर्स को भी सुविधा को देखना, ध्यान में रखना चाहिए। और कई ऐसे इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी होते हैं जिनका लगेज साथ में नहीं जाता, तो बहुत दिक्कत होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।